अगर 1 घंटे में सभी लोग अपना काम करने लगे। अधिकारी पहाड़ी से हर किसी पर नजर रख रहा था। यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी ढलाई नहीं बरत रहा है। घंटे के ठीक 10 मिनट बाद रुकिस ने पहले जानवर पर हमला करना शुरू कर दिया। वे सभी एक जानवर पर हमला कर रहे थे जो केवल प्रारंभिक सामान्य चरण में था। केवल 4 नौसिखिए ही थे जो पूरे समय पत्थर निकालने के लिए अभिशप्त नहीं थे। लड़ाई अभी भी हमेशा बराबर थी। अधिकारी ने रुकिच को अकेले अर्ली जनरल स्टेट जानवर पर तिरस्कार के साथ हमला करने देखा। 4 योद्धा अपने सतर पर एक जानवर से बराबर लड़ रहे थे। यह अधिकारी के मानकों से काफी नीचे था। वह शक्तिशाली सैनिक चाहता था, औसत सैनिक नहीं। लेकिन अभी के लिए उन्होंने उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त करने दिया। लगभग 2 मिनट के बाद जानवर मर गया और रुकिच ने आराम किया। आगे बढ़ो, मुझे वहां नीचे मत आने दो। अधिकारी पहाड़ी के ऊपर से जोर से चिल्लाया। नौसिखिए ने आशा से अधिकारी की ओर देखा। उन्होंने अभी अभी एक जानवर को मार डाला। क्या उन्हें 1 सेकंड भी रुकने की इजाजत नहीं थी? अंत में वे दांत कर अगले जानवर के पास गए। 5 मिनट बाद उन्होंने दूसरे जानवर को मार डाला और अधिकारी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए चिल्लाया। अगले 30 मिनट में रुकिस ने 2 और जानवरों को मार डाला। जब वे अगले की ओर जा रहे थे तो अधिकारी ने खर्राटा लिया। ये बेवकूफ, उसने इतनी जोर से कहा कि 3 नंबर उनकी बात सुन सके। मुझे नहीं पता कि क्या वे ध्यान नहीं दे रहे हैं या वे देख नहीं पा रहे कि उनके सामने क्या है। उनमें से एक को मरने दो। अधिकारी ने अपने पीछे खड़े 3 लोगों को आदेश दिया। उन्हें सीखना होगा। समझ गया, एक ने आगे बढ़ते हुए कहा। सुनने और 2 बिल्कुल पीछे रह गए। रुकिच इसी समय का एक विशाल समुद्र पर आक्रमण कर रहे थे। यह 3 मीटर से अधिक ऊंचा और 10 मीटर से अधिक लंबा था। वह लाल नारंगी रंग का था और वह बस एक ही स्थान पर स्थिर खड़ा था। रुकिच बंद हो गए और गठन में शामिल हो गए। पीछे उन्होंने उसी तरह हमला किया जैसे उन्होंने अन्य जानवरों पर किया था। उनमें से 2 ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सामने से उस पर बाहर आक्रमण किया। सैलामेंड नहीं हिला। जब उन्होंने देखा कि वह हिल नहीं रहा तो उन्होंने अपने हथियार से उस पर हमला कर दिया। भारी हथियार उसके कुछ तराजू को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन हल्का हथियार उछल गया। रुकिच तुरंत रुक गए। उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। वह प्रभावित सामान्य चरण का जानवर नहीं था। सेलमोइड ने देखा कि उस पर हमला किया गया है और उसकी नज़र उसके ठीक सामने 2 योद्धाओं पर केंद्रित थी। उसके एक पैर ने एक सिपाही को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गई। वो बाकी से योद्धा हमले को रोकने में कामयाब रहा, जिससे उसकी जान बच गई। दूसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन सेलमोइड ने अपना मुंह खोला और आग की तेज सांस छोड़ दी, जिससे योद्धा को अपनी चपेट में ले लिया। योद्धा दर्द से पूरी तरह चिल्लाया और आगे से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए ढलान से नीचे लुढ़क गया। कुछ सेकंड बाद वह आगे से छुटकारा पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके हथियार को छोड़कर उसका सारा सामान जल चुका था। उसका शरीर गंभीर रूप से जल गया था, लेकिन उसमें से अधिकांश पलक झपकते ही ठीक हो गए। नंबर्स ने इस पर ध्यान दिया। उसके पास एक योद्धा का शरीर है। उन्होंने एक साथ सोचा। योद्धा का शरीर ही एकमात्र कारण था जिसके कारण वह योद्धा जीवित बचा था। जब वह खुद को ठीक करने के लिए जलभूमि पर जल रहा था तो तब उसने अपना सारा मन खर्च कर दिया था। अन्य 2 नौसिखिए बहुत पहले ही भाग गए थे और पहले 2 को अकेला छोड़ दिया था। तो जो नौसिखिए दूर फेंक दिया गया था वह तेजी से भाग गए। सेलमोइड ने अपने पास के सभी मनुष्यों को देखा और उन योद्धाओं पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी से बच गए थे। यह वही था जिसके इसे तराजू को तोड़ दिया था। योद्धा पहाड़ी की ओर भाग गया और उसने देखा कि संख्या उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें में आशा झलकती। मदद करना, वह जोर से चिल्लाया। उसी समय एक ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और बाकी दोनों को रोक दिया। योद्धा की आंखें में भय और सदमा दिखाई दिया। क्षमा करें, केवल आदेश का पालन कर रहा हूँ, एक ने अफसोस या अपराध बोध में रहित स्वर में कहा। इससे पहले कि योद्धा यह समझ पाता कि वन का क्या मतलब था, उसने अपने पीछे की एक जोरदार विस्फोटक की आवाज सुनी। सेलोमेंड ने अपना मुंह खोला और योद्धा के शरीर के ऊपर हिस्से को काट लिया। निगलने से पहले उसे कुछ देर तक चबाया। अन्य नवयुवक इस तमाशे को भय से देख रहे थे। उसका एक साथी मर गया था। उन सभी ने अपने दिल में क्रोध और नफरत के साथ 3 नंबर को देखा। वे उन से बचा सकते थे। राक्षस, हत्यारे, गद्दार।
संख्याओं ने बिखरने से पहले थोड़ा इंतजार किया। यह रास्ता में उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बात की थी और वे पहले ही एक योद्धा लेकर आए थे। सेलोमेंड ने पैरों को खा लिया और 3 योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले एक योद्धाओं के ज्यादा परवाह नहीं करी थी, लेकिन ये तीनों खतरनाक लग रहे थे। अच्छा, कई जानवरों में युद्ध के लिए एक अंतहीन प्रेरणा थी और सेलोमेंड की प्रेरित ने उसे बताया कि अगर वह जीत गया तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक ने अविश्वसनीय गति से आक्रमण किया और सेलमेंड ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। सेलमेंड ने आगे बढ़कर एक को काटने की कोशिश की। एक तुरंत पीछे कूद गया और मकड़ी से लड़ते समय वह हाथापाई की सीमा पर रहते हुए उसके हमलों से बचने में आसार था, लेकिन यह सेलमेंड कहीं अधिक खतरनाक था। उसके कारण वन ने रणबंध से अपनी दूरी 10 मीटर से अधिक बनाए रखी। इससे उसे हमलों और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। सेलमेंड वो मुश्किल चूका और वह फिर से अपने शिकार की ओर कूद पड़ा। सेलमेंड वन से बहुत तेज था, लेकिन वन ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। वह तभी आगे बढ़ रहा था जब सेलमेंड पहले ही अपना चाल चल चुका था, जिससे उसे सीमा से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। सेलमेंड को एहसास हुआ कि यह दृष्टिकोण काम नहीं आया करता और उसने आग की झुलसाने देने वाली सांस छोड़ी। एक को धड़कती हुई आग से घेर लिया और जिससे वह सेलमेंड की नजरों में छिप गया। पहाड़ी पर मौजूद अधिकारी केवल मुस्कुराया। अभी अधिकारी ने देखा कि वन एक विशाल ढाल के पीछे झुका हुआ था, जिससे उसकी फेसिंग से बुलाया गया था। काफी चतुर, अधिकारी ने सोचा। सेलमेंड ने देखा कि कई सेकंड बाद भी उसकी आग किसी चीज से फैल रही थी, जिससे उसे लगा कि उसका शिकार अभी भी जीवित है। सेलमेंड ने अपनी ताक तेज कर दी, क्योंकि उसे अपने शिकार को जलाना शून्य कर देने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि वह अपनी आंख की धारा के नीचे विशाल ढाल को नहीं देख सका। अन्यथा सेलमेंड ने दूर से एक आवेश देखा। एक सेकंड बाद जिस चीज ने सेलमेंड की आग को रोका था वह धीरे धीरे गायब होने लगी। पिघलने से पहले ढाल केवल इतनी आग का विरोध कर सकती थी। अचानक सेलमेंड ने देखा कि उसकी अस्थि के किनारे से एक नीली रोशनी आ रही है और उसने प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया। एक गहरा नीला बर्फीला भाला तेजी से सेलमेंड की पुतली के करीब से आ रहा था। बिना सोचे समझे भाले से बचने के लिए सेलमेंड तुरंत अपनी बाईं ओर कूद गया। सेलमेंड ने उस स्थान पर गड़गड़ाहट गहरी चीख सुनी जहां वह वर्तमान में खुद कूद रहा था। इसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। इससे एक आदमी को विशाल तलवार के साथ गुस्से में चिल्लाते हुए देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के शरीर की सभी मांसपेशियां फट गई है, क्योंकि उसका पूरा शरीर उसकी तलवार से शक्ति डाल रहा था। और फिर जब सेलमेंड का शरीर आदमी के पास पहुंचा तो जीरो की विशाल तलवार आगे की ओर टूट पड़ी। जीरो के पीछे एक तेज विस्फोटक दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर उसके पास मौजूद हर चीज के साथ आगे बढ़ रहा था। सेलमोन का शरीर अभी भी हवा में था और उसका किनारा शून्य की ओर मुड़ा हुआ था। जीरो की तलवार सेलमोन के शरीर के किनारे पर लगी। बाहरी और विशाल तलवार ने तराजू को छेद दिया और सेलमोन के शरीर को तब तक काटती रही जब तक कि वह सेलमोन की रीढ़ से नहीं टकरा गया। टकराव के जोर के रीढ़ की हड्डी टूट गई और पर टूटी नहीं। और तब तलवार से आग का एक भयंकर विस्फोट निकला जो सेलमोन के शरीर में दबी हुई थी। रीढ़ की हड्डी टूटी गई और विस्फोटक के बल ने सेलमोन को दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार जमीन पर गिरी, जानवर के दोनों हिस्से जीरो के पास से गुजर गए। एक और दो ने आश्चर्य से सुनने की ओर देखा। जीरो ने उसने कहा था कि अगर उसे मौका मिले तो वह उसे मार सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस हमले के पीछे की क्रूरता और शक्ति पागलपन भरी थी। उस आदमी ने मिडिल जनरल स्टेट के एक जानवर को दो हिस्सों में बांट दिया था। जीरो की शक्ति देखकर अधिकारी की भी आंखें चौड़ी हो गई। सभी सैनिक ने बहुत पहले ही लड़ाई देखने के लिए काम करना बंद कर दिया था और वे बहुत सदमे में थे। जीरो धीरे धीरे खड़ा हुआ और वन के पास चला गया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ने केवल जीरो को देखा। उसकी अभिव्यक्ति उसके मुखौटे के पीछे अदृश्य थी। चिल्लाने से मेरी थकान की कमी छुप जाती चाहिए। कर्ण ने वन के सामने खड़े होकर सोचा, अगर इसे गेम में गद्दार होगे तो वे मुझे पर जरूर ध्यान देंगे। पैसे के लिए मेरे घोषित लालच के कारण वे मुझे छुटकारा पाने के बजाय मुझे भुगतान करने की अधिक संभावना रखेंगे।
अगर वे चाहते हैं कि उनकी योजना काम करे तो वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जीरो करण था। पिछले कुछ महीनों में करण के शरीर में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे वह लगभग 185 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। जादूगरों के कारण उसके बालों की वृद्धि तेज हो गई और पिछले कुछ महीने में ली गई कुछ दवाओं के कारण उसका शरीर की मांसपेशियों की मात्रा बढ़ गई थी। डिन ने तलवार को अपग्रेड करने और उसे अपना आकार बदलने की अनुमति देने के लिए बड़ी संख्या में फिक्स्ड जनरल या धातु दिया था। तलवार को इतना विशाल बनाने के लिए डिन ने धातु की 50 से अधिक इकाइयां खर्च कर दी थी। कोई भी पुराने कण को जीरो से नहीं जोड़ पाएगा, वे बिल्कुल अलग थे। कुछ देर तक सभी लोग केवल नकाबपोश करण को देखते रहे। उसके इस प्रदर्शन के बाद उसका फिगर सभी की नज़रों में और भी ज्यादा आकर्षण नजर आया। इस आदमी ने एक ही हमले में मिड जनरल स्टेट के एक जानवर को मार डाला। कौन सा योद्धा ऐसे हमले से बच पाएगा? अधिकारी ने तनी हुई भौं के साथ करण को देखा, जबकि 1 और 2 के भाव उसके मुखौटे के पीछे छिपे हुए थे, और फिर एक जोर से हंसा। लगता है मैंने सौदा कर लिया, उसने कहा। दो ने एक की ओर देखा लेकिन कोई भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका। करण केवल अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहे। जब तक भुगतान सही है, मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा। हमारा सौदा कायम है, एक ने मुस्कुराहट का संकेत देते हुए आवाज में कहा। चलो पहाड़ी पर वापस चलते हैं। एक ने पहाड़ी की ओर चलना शुरू कर दिया और करण ने बिना कुछ कहे उसका पीछा किया। दो लोग कुछ सेकंड के लिए झिझके, लेकिन उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे तीनों वापस पहाड़ी की ओर चले, कई क्रोधित और घृणा भरी निगाहों ने उन्हें देखा। जाहिर तौर पर इन तीनों के पास अपने साथी को बचाने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने बस उसे मरते हुए देखा। ढीलापन बंद करो, अधिकारी पहाड़ी से रुकिच की ओर चिल्लाया। आपने अपने प्रतिद्वंदी को ताकत को गलत आंका और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरों से यह उम्मीद न करें कि वे आपको उस गड़बड़ी से बाहर निकालेंगे जिसमें आप खुद फंस गए थे। आप काम पर लौट आइए। रुकिच ने तुरंत सम्मान में सलामी दी, लेकिन उन्हें अंदर से सम्मानजनक महसूस नहीं हुआ। वे अपने मुझ साथी के साथ वॉरियर अकेडमी के गए थे। वे उसे वर्षों से जानते थे, लेकिन समस्या से निपटने के लिए उन्हें कुछ समय देने के बजाय अधिकारी ने तुरंत उसे फिर से काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। इससे भी अधिक, अब जब उनके समूह में केवल 3 लोग शामिल थे तो झगड़े और भी खतरनाक हो गए। अफसोस की बात है कि नौसिखिया ने अधिकारी पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। यही कारण है कि उसकी सारी नफरत संख्याओं पर केंद्रित थी। वे अपने साथी को मरने देने के लिए जिम्मेदार थे। नंबरदार लोग पहाड़ी की चोटी पर इंतजार कर रहे थे, जबकि बाकी सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, बुटलिकर घर बना रहे थे और पत्थर खनन कर रहे थे। कुछ बदमाश आसपास का पता लगाने के लिए शिविर छोड़ चुके थे, जबकि अन्य ने दीवार बना ली थी। नौसिखिया जो पत्थर का खनन कर रहे थे, वो या आसपास के जानवरों से निपट रहे थे, और संख्याएं केवल प्रतीक्षा कर रही थी। इस छवि को देखकर ही कोई प्रधान रूप देख सकता था। अधिकारी शीर्ष पर था और 3 नंबर उसके ठीक नीचे थे। फिर बदमाश आए और जो आसपास की खोजबंदी के लिए जिम्मेदार थे। प्रधानुक्रम के निचले भाग में दीवार बनाने वाले और खनिक थे। बाकी सभी लोग उसके ऊपर थे, लेकिन काउंटिंग के नीचे थे। कई घंटों के बाद दीवारें लगभग 1 मीटर ऊंचाई तक हो चुकी। कोई सोचेगा कि इतनी बड़ी दीवार के लिए यह हादसा पर तेज था, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये योद्धा का एक समय टनों पत्थर ले जा सकते थे। उन्हें सभी पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत नहीं पड़ी। फायर एफिनिटी वाला एक बदमाश पहले से ही रखे गए थे, पत्थरों को एक साथ जोड़कर एक सामान्य दीवार बना रहा था। अब तक आसपास का जानवरों का घनन बहुत कम हो गया था, केवल कुछ ही बचे थे। कर्ण को इस मिशन के बारे में अधिक को छोड़कर अन्य सभी की तुलना में अधिक विवरण पता था, और उन्होंने नोट किया कि यह निर्देश का पालन करता है। ज्वालामुखी विरम जोन के प्रभाव को राम के नए क्षेत्र में हटाया जाना था। अभी कुछ महीने पहले यह विशाल क्षेत्र ज्वालामुखी विरम जोन के जानवरों से भर गया था। बर्फीले जानवरों के साथ लंबे वर्षों की लड़ाई के कारण ज्वालामुखी विरम क्षेत्र के जानवर बहुत आक्रामक हो गए थे, जिससे ऐसी चौकी का निर्माण असंभव हो गया था। लेकिन इस क्षेत्र पर कब्जा किए बिना लगभग 9 महीने बीत चुके थे, जिससे राम की निजी सेना को सबसे शक्तिशाली जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था।
शुरुआत में 100 से अधिक सच्चे जादूगरों ने इस जमीन से होकर यात्रा की। जानवरों के विरम जोन के हर जानवर को मार डाला था जो उन्हें मिल गया सकता था। जादूगरों की एक सेना को भूमि पर घूमते हुए देखने की मानसिक छवि उसके आसपास तत्वों की शक्ति से विस्फोटक हो रही थी। भयानक भयानक थी। जानवरों को कभी मौका नहीं मिल रहा था, खासकर तब जब युद्ध के मैदान में कोई सच्चा पथ वाला जानवर नहीं था। और अब इन सभी शक्तिशाली जानवरों के मरने के बाद योद्धा के लिए सफाई करने का और वास्तव में उपयोगी क्षेत्र स्थापित करने का समय आ गया था। पिछले कुछ घंटों में कई बदमाश वापस आ गए थे। उन्होंने अधिकारी को अपने निष्कर्ष बताए, जिन्होंने तुरंत उन्हें फिर से बाहर भेज दिया। अगले कुछ घंटों में एक और मध्य समानाचरण का जानवर आसपास से भटक गया, लेकिन नंबर्स ने उन्हें निपट लिया। 1 और 2 ने जानवर का ध्यान आकर्षित करने से पर ध्यान केंद्रित किया और कर्ण ने उन्हें एक ही बार में मार डाला। इस पूरे समय कर्ण ने वन को आदेशों का पालन किया। आमतौर पर कर्ण ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि वही करना पसंद करता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आंखें मूंद कर आदेश का पालन करता हो। उसे ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना था जिसके सिर्फ पैसे में दिलचस्पी थी और कुछ नहीं। अगले 12 घंटों के बाद दीवार पहले ही 5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि बदमाश लगभग आधा काम पूरा कर चुके थे। अफसोस की बात है कि 12 एफिनिटी वाले उस बदमाश को अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पत्थरों के संरक्षण में उन्हें व्यक्तिगत करने की तुलना में अधिक समय लगा। लेकिन लंबे समय तक काम करने के बदले में उन्हें घंटों तक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ा था। कुछ इमारतें पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस काम में कहीं अधिक मुठलीकर थे और उन्हें इमारतों को बहुत जटिल या स्थिति नहीं बनाया था, जिससे उन पर काम करना बहुत आसान हो गया था। वे दीवारें बनाने वालों में से पहले ही तैयार कर लिए गए थे होंगे। तीनों नौसिखियों ने अपने आसपास से सभी जानवरों को साफ कर दिया था और अब नए जानवरों के जाने का इंतजार कर रहे थे। उसका काम इस क्षेत्र को साफ रखना था और यही वह सब कुछ था जो अधिकारी चाहते थे। जब तक क्षेत्र साफ रहा, उन्हें आराम करने की अनुमति थी। आश्चर्य की बात यह है कि क्षेत्र को साफ करने के बाद अधिकारी ने 3 नौसिखियों की ओर भी प्रशंसा की और उन्हें बताया कि वे अधिकारी कुछ वादा दिखा रहे हैं। 2 घंटे बाद 3 बदमाश अपने स्काउटिंग मिशन से लौट आए। वे अपनी मर्जी से नहीं लौटे थे। आप पहले हमसे मिलना चाहते थे सर, तीनों में से एक ने घबराहट पूछा। उन्होंने अपने एक सहकर्मी से सुना था कि अधिकारी उन्हें मिलना चाहते। अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, हाँ, बाकी सभी ने मुझे पहले ही कम से कम एक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मैंने आप तीनों में से कोई रिपोर्ट नहीं सुनी है। उसके बाद अधिकारी ने पूछा कि उन तीनों ने क्या देखा और उन तीनों ने अलग अलग उत्तर दिया। जैसा कि अपेक्षा था, अब उनकी रिपोर्ट बेकार थी। यदि रिपोर्ट करने लायक कुछ होता तो वे पहले ही रिपोर्ट कर चुके होते। उन्होंने पहले ही कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। इसका मतलब था कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था और आपने अपने परिवेश को कोई भौतिक महत्व का नहीं समझा, तो आपने बस वही रहना उचित समझा। सब कुछ बकवास करते हुए अधिकारी ने पूछा। अन्य सैनिक जो वर्तमान में काम कर रहे थे, उन्होंने इसे नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में मुस्कुराहट के साथ इस बातचीत को ध्यान से सुना। उन्हें अपनी मेहनत में काम करना पड़ा, जबकि वे स्काउटर की कुछ ही दूरी में बेहतर बैठे रह सकते थे। वह अब आखिरी उन्हें पता चल गया कि उन्हें क्या मिलने वाला है। तीनों स्काउट ने तुरंत इन निर्णयों के लिए कई कारण बताए, लेकिन अधिकारी द्वारा उन्हें पीट कर भुलवान कर देने के बाद उन्हें दोबारा आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अब कम से कम उन्हें अपनी चोट की ठीक करने के लिए आधे घंटे का ब्रेक तो मिल गया। अधिकारी ये तीनों फिर से चले गए और पहले ही तुलना में बहुत तेजी से। कुछ और घंटे बीत गए और आखिरकार इमारतें पूरी हो गई। होटलकर्स ने अपने तैयार काम को गर्व के साथ देखा, लेकिन फिर अधिकारी ने उन्हें अगली नौकरी दे दी। वे आगे के परिवेश की सफाई के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि आसपास के परिवेश की सफाई के लिए जिम्मेदार थे, जिसका दायरा लगभग 2 किलोमीटर था। बोटलिकर्स अब 5 किलोमीटर के दायरे में सभी जानवरों से निपटने के लिए जिम्मेदार। बोटलिकर्स इस बात से निराश थे कि उन्हें ब्रेक नहीं मिला, लेकिन वे इस बात से भी खुश थे कि आखिरकार वे कुछ लड़ सके। 2 घंटे बाद चौकी में कुछ उल्लेख्य घटित हुआ। पूरी चौकी में सन्नाटा था और हर कोई एक जगह सदमे में देख रहा था। वहाँ अधिकारी खड़ा था, उसके हाथ में भाला था और उसके भाले की
नोक पर एक बदमाश की लाश लटकी हुई थी। इस पूरे समय अधिकारी में बहुत सख्त था, लेकिन इस बार उसने वास्तव में किसी की हत्या कर दी थी। दूर क्षितिज ज्वालामुखी की नारंगी रोशनी ने भाले से लटकी हुई लाश के यात्रिचित को रोशन कर दिया, जिससे छवि को एक अंधेरा एहसास हुआ। सैनिक एक सख्त अधिकारी से निपट सकते थे, लेकिन वे उस अधिकारी से नहीं निपट सकते थे जो बिना किसी अच्छे कारण के लोगों को मारता था। अधिकारी ने धीरे से अपना भाला नीचे किया। बदमाश की लाश मांस की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ी। फिर अधिकारी निगरानी कर रहे सैनिकों की ओर मुड़ा। अधिकारी ने समझाया, यह सभ्य राम की ओर से आने वाला एक मिशन है। गद्दार ऐसे सुदूर स्थान पर विशेष रूप से विनाशकारी होते हैं और हमारे पास उन्हें खत्म करने के लिए अपने तरीके हैं। यह गद्दार अधिकारी ने अपने भाले से लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे साल में फंस गया और गलत जानकारी दी थी। याद रखें कि हम यहाँ अकेले सैनिक नहीं हैं। अधिकारी के हाथ में एक संचार क्रिस्टल दिखाई दिया। हम विभिन्न रिपोर्टों की पुष्टि करते हैं जो हमें आसपास की बहुत स्पष्ट तस्वीरें देती है। यदि आप वफादार हैं तो हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। आपको इससे कुछ नहीं मिलता है। सैनिकों ने सबको जटिल भावनाओं से देखा। एक गद्दार कुछ नौसिखियों को लगभग इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि अधिकांश बुटलिकर्स ने केवल लाश को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। बदमाश अभी मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर थे भी तो वे केवल उपहार करेंगे। अधिकारी ने समझाया, जब तक आप इस मिशन को विफल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बस इतना ही। सैनिक सहज महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे इतने क्रोधित भी नहीं थे कि क्रांति कर सकें। इससे भी अधिक उनमें से अधिकांश ने सोचा कि अधिकारी ने सही काम किया। गद्दारों को मरना जरूरी है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी खुद असहज महसूस कर रहे थे। क्या बदमाश सचमुच देशद्रोही था? अफसोस की बात है कि वे कुछ नहीं कर सके। उनके पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं था कि अधिकारी ने सच कहा है या नहीं। आखिरकार सेना में से सैनिकों में से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने वरिष्ठों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे। उनके विरोधियों की उन्हें कहीं अधिक जांच की जाती थी, जिससे उनके गद्दार होने की संभावना बहुत कम हो जाती थी। और ऐसे ही ये हादसा बीत गया। आधे दिन बाद दीवार तो इकट्ठी कर दी गई, लेकिन कई पत्थरों को अपनी भी एक साथ जोड़ना बाकी था। दीवार बनाने के लिए जिम्मेदार बदमाश और रुकिज को उसकी अन्य टीमों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे वे आसपास के वातावरण को साफ करने के अपने मिशन में शामिल हो गए। और अगले सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। अगले सप्ताह में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी जानवरों को साफ कर दिया गया। मध्य समानत चंद के कई और जानवर थे जिन्हें नंबर ने मार डाला। अब तक चारों समूह पूरी तरह से आकार ले चुके थे। द बदमाश, द बुटलिकस, द रुकीज, द नंबर्स। सभी समूह हर समय अलग नहीं थे। बुटलिकस और रुकीज ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की और क्योंकि उनकी आदर्श समान थे, जो अनिवार्य रूप से पूरी इकाई के खुद का निर्माण करते थे। अधिकारी को छोड़कर केवल 38 सैनिक बचे थे। 3 नंबर, 7 बदमाश, 6 नौसिखिए, 12 बुटलिकस। 18 लोगों के साथ रुकिज और बुटलिकस ने बहुमत बनाया। पिछले सप्ताह में 2 व्यक्ति इस दोनों समूहों के प्रमुख नेता बन गए थे और उन्होंने अधिकारी से बलों के पुनर्गठन के बारे में बात की। अधिकारी सहमत हो गया और उन्हें अब तत्काल और आग के परिवेश में अलग नहीं किया, जिससे उन्हें इसे संभालने की स्वतंत्रता मिल गई। अधिकारी ने बुटलिकस के नेता को इस दोनों समूहों के नेता के रूप में भी स्वीकार किया। इस दिन बुटलिकस और रुकिज के एक समूह विलीन हो गए। कर्ण ने यह बगल से देखा। क्या यह हमेशा से अधिक की योजना नहीं थी? उसने सोचा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि वह हमें एक इकाई बना देगी, लेकिन जैसे ही वह पहुंचे उन्होंने अपने पहले के बजाय का खंडन करते हुए योजनाबद्ध तरीके से हमें अलग कर दिया और अब अचानक आधे से अधिक लोगों के एक नेता के साथ एक समूह बना लिया था। यह अनिवार्य रूप से एक इकाई बनाने का पहला कदम था। क्या उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी? करण ने सोचा। यह बहुत जटिल और स्पष्ट रूप से बहुत जटिल और स्पष्ट समानताएं स्मार्ट लगता है, लेकिन मेरा मतलब है कि अकेडमी में नीली वर्दी वालों को लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी। शायद वह वास्तव में उनके पाठ का हिस्सा है। कर्ण निश्चित नहीं हो सका। 1 और सप्ताह के बाद चौकी को अपना पहला आगमन मिला। एक सिपाही एक पत्र लेकर चौकी पर पहुंचा, लेकिन रुकिज जब अधिकारी के पास कम्युनिकेशन क्रिस्टल था तो कोई मंत्र क्यों दे रहा था। सरदार क्रिस्टल ने सबने संकेतों को मंत्र के साथ
प्रसारित किया। यदि पर्याप्त शक्तिशाली जानवर थे तो वे संकेतों को रोक सकते हैं। उनके कान सबसे मजबूत जानकारी सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक द्वारा पत्र के माध्यम से वितरित की गई है। अधिकारी ने पत्र पढ़ा और सिर हिलाया। कांग्रेस चला गया और अधिकारी ने कुछ सैनिकों को बुलाया। अब तक सैनिकों को पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आसपास से लगभग सभी जानवरों को साफ कर दिया गया था और उनमें केवल वर्तमान स्थिति को बनाए रखना था। अधिकारी ने आदेश दिया, गोदाम में जाओ और चीजें ले आओ। अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन्हें क्या लेना है और सैनिक ये चीजें लेने के लिए चले गए। अधिकांश इमारतों को गोदामों में बनाया गया था जहां उन्होंने सभी मृत जानवरों और उनके द्वारा पाए गए मूल्यवान धातु को संग्रहित किया था। आधे घंटे के बाद विभिन्न जानवरों के कई हिस्से अधिकारी के सामने दिखे थे। अधिकारी ने सभी सामग्री को देखा और सिर हिलाया। अधिकारी ने 4 आदर्शवादियों को आदेश दिया, आप चारों इन चीजों को उस शहर में पहुंचाएंगे जिसे आपने 2 सप्ताह पहले देखा था। मैंने प्रत्येक सामग्री से एक और सामग्री तैयार की है, लेकिन शहर को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम जितनी अधिक मदद करेंगे उतना बेहतर होगा। सैनिक ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अधिकारी ने अधिक सामग्री क्यों तैयार की थी। जैसा आदर्शवादी अधिकारी को प्रभावित करना चाहते थे, वैसे ही अधिकारी अपने वरिष्ठ को प्रभावित करना चाहते थे। अब आगे बढ़ो, अधिकारी ने आदेश दिया। चारों लोगों ने सामान इकट्ठा किया और सौभाग्य से उनमें से एक के पास पेसिंग थी, जिससे उस पर काम करना आसान हो गया और फिर वे सामान पहुंचाने के लिए चले गए। अगले कुछ घंटों तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ, लेकिन सभी चौकी पर कोई आ गया। वह केवल एक ही व्यक्ति था और सैनिक ने उसे पहचान लिया। यह उन चारों में से एक था जिन्हें सामान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। दूसरे ने सिपाहियों से पूछा कि क्या हुआ था। सिपाही ने अनावश्यक लग रहा था, काफी होशियार। अधिकारी ने मुस्कुराहट के साथ सिपाही से कहा, ऐसा लगता है कि या तो आप इसके झांसे में नहीं आए या आप वास्तव में वफादार हैं। इन शब्दों पर सिपाही की जान में जान आई और उसने आश्चर्य से अपने अधिकारी की ओर देखा। आपने यह किया? उसने चौंक कर पूछा। अधिकारी केवल मुस्कुराया। मैंने झूठ बोला, उन्होंने कहा। मैंने उतनी ही तैयारी की जितनी आवश्यक थी, लेकिन मैंने कहा कि और भी बहुत कुछ है। मैं देखना चाहता था कि क्या कोई इसके अलावा कुछ पैसे भी कमाना चाहता है। सिपाही ने सदमे सफेद चेहरे से जमीन की ओर देखा। अधिकारी ने सैनिक को अकेला छोड़ दिया और सैनिक ने तुरंत अपने साथी से पूछा कि क्या हुआ था। जाहिर तौर पर जब मैं शहर की यात्रा कर रहा था तो उनमें से 2 ने उस कुछ सामान जेब में रखने का सुझाव दिया था। आखिरकार जरूरत से ज्यादा कुछ था और यह जानकारी कम्युनिकेशन क्रिस्टल के माध्यम से प्रसारित नहीं की गई थी, इसलिए शहर को पता नहीं चलेगा और कोई अधिक भेजा गया था। जब तक वे अतिरिक्त सामान वहां छोड़ देते हैं किसी को ध्यान नहीं आता। दूसरे में से एक झिझका लेकिन हार मान गया। इसके बाद तीनों साथियों ने आखिरकार आखिरी वाले पर अपने साथ आने के लिए दबाव डाला। अंत में आखिरी वाला झुक गया। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा सामान अपनी जेब में डाला। जब वे शहर में पहुंचे तो चौथा व्यक्ति ने, जो शामिल नहीं होना चाहता था, वे चुपचाप डिलीवरी के उस पर अपना हिस्सा डाल दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके 3 दोस्त उसे गद्दार के रूप में देखें, लेकिन वह अपने घर को भी धोखा नहीं देना चाहता था। उसने दोस्त सोचेंगे कि वह उसके साथ उसमें शामिल था, लेकिन जब सच तो यह है कि उसने कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन जब जवानों ने सामान का निरीक्षण किया तो सभी को तुरंत पकड़ लिया गया और उसकी तलाशी ली गई। चुराए गए 3 हिस्से मिल गए और सैनिक ने तुरंत तीनों चोरियों को मार डाला। सैनिकों को चौथे व्यक्ति के पास से कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने उसे जाने दिया। 3 आदर्शवादी आज अपने लालच के कारण मर गए। जब अन्य सैनिकों ने यह सुना तो उन्हें घबराहट और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। उन्हें घबराहट होने लगी क्योंकि वह पहले से ही 4 गद्दार मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी राहत महसूस हुई क्योंकि इसका मतलब था कि 4 गद्दार कम हो गए थे। अब 30 सैनिक के एक समूह में कितने गद्दार हो सकते हैं? अब 30 सैनिक नहीं थे। पिछले 2 सप्ताहों में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब केवल 25 बचे थे। 2 सप्ताह में 5 लोगों की मौत। कर्ण ने सुकृत आंखों से सोचा, कुछ ठीक नहीं है। मैं पहली 2 मौतों को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इस कृत्रिम विकास में कुछ गड़बड़ है। कर्ण ने हिल से हिले हुए सैनिक की ओर देखा।